चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये टॉपिक केवल एक पैराग्राफ में दिया गया है, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये टॉपिक इतना सिंपल है नहीं कि सिर्फ एक पैराग्राफ में समेटा जा सके। इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करके अपना कंटेंट प्रिपेयर किया है। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जो लिखा है एक पैराग्राफ में, वो तो इसके बाद समझ आ ही जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर इंस्टीट्यूट कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल से वो भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे आफ्टर यू कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अब याद करिए, एक बहुत ही बढ़िया अच्छी मूवी आई थी एक टाइम पे जिसका नाम था ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल लीड एक्टर थे और अक्षय कुमार थे। अब उस मूवी में एक सीन था जिसमें कांजी भाई की दुकान टूट के गिर जाती है और वो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स करवाने जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पीछे हट जाती है। क्यों पीछे हटती है? बोलते सर देखिए इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके साइन है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में एक ऐसी बात लिखी है जिससे कि हम लाइबिलिटी से छुटकारा पा सकते हैं। अब उसमें परेश रावल ने एक बहुत ही लैंडमार्क लाइन बोली जो इस लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला, सर चींटियों से भी छोटे छोटे अक्षरों में इसमें लिखा होता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। आपका एजेंट हमको कुछ बताता नहीं है, वो सिर्फ बोलता है ये 4 डब्बे मारे वहां आप साइन कर दीजिए। ना हमें टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, ना हमें ये मौका दिया जाता है कि हम आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट कर सकें। तो ऐसे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट में आपको नहीं लगता मेरे साथ बहुत अनफेयर हुआ है? अब उसने इंश्योरेंस कंपनी ने तो बोला देखिए सर आपके साइन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ध्यान देना चाहिए था, और उन्होंने कांजी भाई को बाहर भगा दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डील करने वाला हर इंसान इतना सीधा नहीं होता। एक बार एक इंसान के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और उसने जाके कोर्ट में केस ठोक दिया। और जब उसने कोर्ट में केस ठोका तो कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बात बोली। सबसे पहले बात किसकी है? इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड में ऐसा एक केस हुआ, उसमें कोर्ट में एग्जैक्टली यही बात हुई। उसने बोला कि सर इन्होंने मेरे से जहां साइन करवाया है वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैंने पढ़े ही नहीं है और मेरे पास कोई मौका ही नहीं था उन टर्म्स एंड कंडीशंस को रिफ्यूट करने का। लेकिन कोर्ट ने बोला चूंकि वहां पे आपके साइन है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आपने सोच समझ के साइन किया है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपने आपके सर पे किसी ने बंदूक रखी थी? नहीं। क्या आपसे किसी ने झूठ बोला था? नहीं, झूठ भी किसी ने नहीं बोला था। तो अब अगर ऐसा है और उस डॉक्यूमेंट पे आपके साइन है ना, तब तो भैया कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना ही पड़ेगा। ये एक लॉ में डिसाइड हुआ। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ही ज्यादा गलत फायदा उठाने लग गई इस एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का। उन्होंने कहा कि यार ये लोग तो पढ़ते नहीं है, चलो हम इसमें ना कुछ भी उल्टे सीधे क्लॉजेस इंसर्ट कर देते हैं और कल के दिन जब वो एनफोर्स कराने आएगा हम बोलेंगे देखो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके साइन है, आपने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, हम तो एनफोर्स करवाएंगे। तो अब उस केस में फिर कोर्ट्स की आंख खुली। उन्होंने बोला यार इतनी आसानी से अगर इनको जाने देंगे ना तो नाइंसाफी हो जाएगी, लोग अपने प्रोमिसेस से पीछे हटने का एक बहाना बना लेंगे। अब इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया केस आया। यह केस इंग्लैंड का था। इस केस का नाम भी आप लिख लीजिए, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। तो ये वाला जो केस था, इसमें क्या हुआ, एक इंसान ने एक शिप से कहीं जाने के लिए एक टिकट खरीदी। अब उस टिकट के ना दो पार्ट थे, दो साइड थे। ये पहला साइड और ये टिकट का दूसरा साइड। अब टिकट के पहले साइड पे क्या लिखा था? टिकट के पहले साइड पे लेट्स से केवल और केवल डेस्टिनेशन का नाम लिखा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शिप जाएगी, और यहां पे कुछ भी नहीं लिखा था। और पीछे एकदम छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में से एक टर्म ये था कि अगर हमारी शिप में आपका कोई सामान गुम जाता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी एक्सक्लूजन क्लॉज। ऐसा एक लाइबिलिटी एक्सक्लूजन का क्लॉज इस टिकट के पीछे मेंशन था। अब बंदा जो है उसने तो सिर्फ सामने का पार्ट देखा और वो जो है चढ़ गया अपने शिप के ऊपर। अब शिप पे चढ़ने के बाद उसका अगले का सामान गुम गया स्टाफ की नेग्लिजेंस की वजह से। तो अब उसने केस किया कोर्ट में जाके कि सर मुझे मेरे डैमेजेस दीजिए। कंपनी ने बोला सर देखिए हमने इसको टिकट दी थी, टिकट के पीछे छोटे छोटे शब्दों में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस में से एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, चाहे हमारी गलती हो
चाहे आपकी गलती हो, लायबिलिटी हम 1 रुपए की भी नहीं लेंगे। उस समय कोर्ट ने बोला इंसाफ तो यहां होगा। इंसाफ क्या होगा? कोर्ट ने बोला भैया देखो, कोई भी पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो वो ये सोच समझ के करती है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसको पता है। तो यहां पे जब आपने उसको टिकट दी, क्या आपने अपने टिकट के ऊपर कहीं पे भी ये लिखा कि पीछे पलट के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए? क्या ऐसी कोई लाइन आपके टिकट के सामने में लिखी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखी थी। क्या कोई इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि टिकट के पीछे ऐसी कोई लाइन लिखी जा सकती है? नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने सामने वाले का ध्यान आकर्षित नहीं किया है अपनी इस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो भैया आपने उसमें क्या लिखा है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लाइबिलिटी उठानी पड़ेगी। यहां पर कोर्ट ने क्या बोला कि भले ही उस पे उसके साइन है, लेकिन चूंकि यू डिड नॉट ब्रिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस टू द नोटिस ऑफ द अदर पर्सन, we will not give any attention to your terms and conditions, and you will have to pay the liability, you will have to incur the liability that is due to the negligence of your particular staff. अब इस केस में सीधा उसने बोला, कोर्ट ने बोला कि a reasonably sufficient notice, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, reasonably sufficient notice must be given regarding the presence of terms and conditions. कि जब आप उस इंसान का सिग्नेचर ले रहे हैं ना अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो इस टर्म्स एंड कंडीशंस का एक नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर पाए कि आपने रीजनेबल नोटिस दिया था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसपे आपने उससे साइन करवाया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उस केस में अगर आपने कोई ऐसा क्लॉज डाला भी है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी ना है, तो फिर आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी और आप उस इंसान की साइन का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले होते क्या है? ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सामने वाला साइन तो कर देता है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हर इंसान के लिए सेम होते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं। अब इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते वक्त वो हमसे कहता है एक्सेप्ट आर टर्म्स एंड कंडीशंस टू कंटिन्यू। अब हमारे पास इतना समय तो है नहीं यार कि हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए बैठे। अब हमको अगर उसकी सर्विस यूज करनी है, तो हमको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। सेम हॉस्पिटल्स के केस में, इंस्टाग्राम तो चलो ऑप्शन हो गया, नहीं यूज करना आप मत यूज करो। अगर एक हॉस्पिटल का केस है, एक इंश्योरेंस का केस है, इंश्योरेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज में अगर कोई इंसान ऐसे फॉर्म इशू कर रहे हैं जिसमें सबके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, वो छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन सबको एग्जैक्टली सेम फॉर्म में प्रिंट करके दिए जा रहे हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है कि सबके लिए सेम फॉर्म है। ऐसे फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस अगर प्रेजेंट है और कोई भी अनयूजुअल टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे प्रेजेंट है, तो उसका एक रीजनेबल नोटिस देना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह बात कही गई थी इस केस में, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन में। अच्छा, अब एक एस्पेक्ट और आ जाता है। कौन सा एस्पेक्ट? कि भैया देखो, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है रिसीट। अब हमने ना बहुत बार देखा है, हम ना कार पार्किंग करने के लिए जाते हैं तो हमको एक रिसीट मिलती है, और उस रिसीट के पीछे कुछ कुछ चीजें एकदम बारीकी से लिखी हुई होती है। अब हम उस पर कभी कभार साइन भी कर देते हैं रिसीट के ऊपर में। कॉन्ट्रैक्ट में और रिसीट में भैया अंतर क्या हुआ? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी है, रीजनेबल नोटिस वाली जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में तो अप्लाई कर जाएगी, लेकिन रिसीट किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। रिसीट केवल और केवल इस बात का एक्नॉलेजमेंट है कि आपने पैसे दे दिए। कोई इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि रिसीट के पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। अगर रिसीट के पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं और अगर उसको आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाना चाह रहे हो, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें लिखे टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफिकली सामने वाले के नोटिस में लेकर आना। अगर आप कोर्ट में ये चीज प्रूव नहीं कर पाते हो कि आपने सामने वाले को एक रीजनेबली सफिशिएंट नोटिस दिया है, तो माफ कीजिए भैया, आपने उसके पीछे जो भी लिखा हो
कोर्ट के लिए काला अक्षर भैंस बराबर कोई मतलब नहीं है कोर्ट को। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि इंसाफ किसके साथ में होना चाहिए। और इस केस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से पढ़ें तो वो छोटी सी बात कहता है। वो कहता है कि द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। अरे भैया, कौन इंसान के पास इतना समय है, किस इंसान के पास इतना समय है कि वो इंश्योरेंस कंपनी के 3 पेज के टर्म्स एंड कंडीशंस को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़े? किसी के पास ये समय नहीं है भैया। एंड द पार्टी वांटिंग टू एनफोर्स शुड हैव गिवन द नोटिस in the circumstances of the case and such notice should be sufficiently reasonable। तो अगर तो दूसरी पार्टी ने रीजनेबल नोटिस दे दिया कि भैया देखो यहां पे एक क्लॉज है एक्ट ऑफ गॉड का, यहां पे एक क्लॉज है कि अगर आपका सामान गुमता है तो हमारी लायबिलिटी केवल 1000 रुपए तक रहेगी, उसके ऊपर की नहीं रहेगी, तो आप सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर इस तरीके का नोटिस सामने वाले को दे दिया गया है तब तो वो क्लॉज 100% एनफोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दिए, सामने वाले की साइन करवा दी, उसको बताया ही नहीं इसमें क्या लिखा है, तो फिर वो चीज कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होगी, भले ही उस डॉक्यूमेंट पे उस पर्टिकुलर इंसान के साइन मेंशन्ड है। अब यहां पे ना एक केस और दिया है, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। इस केस में क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट वाला इंसान था उसने कुछ सामान एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी कंडीशंस के, और उसके बाद एक जनरल नोटिस जारी कर दिया कि भैया सुनिए, जो अभी हमने सामान मेंशन किया ना उस पर कुछ कंडीशंस लगेंगी और ये सबको कंपलसरी माननी होगी। अब भाई जो इंसान ने सामान लोड करवाया था ट्रांसपोर्ट में उसका दिमाग खराब हो गया, बोला भैया जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं आपको तब टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी चाहिए, अगर आप उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहे हो तो फिर वो तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो बचा ही नहीं, आपने एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है ऐड कर दिया है। तो अगर आपने एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड कर दिया है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं का वहीं खत्म हो गया ना। ये तो नया ऑफर हो गया जिसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत आपको मेरे से लेनी पड़ेगी, जिसकी एक्सेप्टेंस आपको मेरे से ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो आप अपनी मर्जी से बाद में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज नहीं कर सकते मेरी कंसेंट के बिना, चाहे वो एक नोटिस हो, चाहे वो एक रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने हैं तो मेरा कंसेंट लेना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। इतनी सी बात थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हर इंसान के लिए सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहता है जिसको पढ़ने की जरूरत किसी इंसान को नहीं लगती, और रीजनेबल भी नहीं है कि कोई इंसान इतना समय बिता के पढ़े। उस केस में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड है जिसकी वजह से आप अपने आप को लाइबिलिटी से एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी होगा उस टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने वाले की नोटिस पे लेके आना, उसको एक रीजनेबली सफिशिएंट नोटिस देना। आपको कोर्ट में ये बात प्रूव करनी है कि आपका जो नोटिस था ना वो रीजनेबली सफिशिएंट था। महाभारत के समय पर याद करिए, युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा हता कुंजः, कि अश्वत्थामा मारा गया, कि अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी पता नहीं। एकदम धीरे से उसने बोला नर, उसने बोला नर या हाथी पता नहीं, कि अश्वत्थामा मर गया और नर या हाथी पता नहीं, उसने बहुत ही धीरे से बहुत ही कम आवाज में बोला। तो यही काम आज के समय पर लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। वहां तो युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना के लिए यह काम किया था, लेकिन यहां पे ये लोग अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सीधा बोला कि भैया आपको सामने वाले को क्लियरली बताना है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और अगर आपने वो नहीं बताया तो कोई भी तरीके का मैं बोलूं लाइबिलिटी, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तो इतनी सी बात थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। अब हम अपने अगले वीडियो में रेवोकेशन की बात करेंगे जो कि इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा।